नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इससे संबंधित दो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने एक तो आपको बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और उससे संबंधित जो एग्जांपल्स किए थे उसके बारे में बता रखे हैं, और एक बार हमने वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको डिफाइन किया था और उससे संबंधित जो भी डाउट्स थे उन्हें दूर किया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि ये जो संख्या है इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और स्वयं वह संख्या। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड उसको विभाजित नहीं कर सकता या अन्य कोई संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे हमने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा, एक के बारे में हम क्या कहेंगे? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ठीक है, 2 है, फिर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर 11, फिर 13 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 17, 19, 23, 29। ठीक है, इस तरीके से आप आगे लिखते जाओगे, आपको अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। मैंने जितनी भी यहाँ पे संख्याएं लिखी है इनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होगा और एक स्वयं वह संख्या। जैसे अगर हमने कहा 13, एक तो एक से कटेगी, एक 13 से उसका भाग जाएगा, बकाया और किसी संख्या से ये नहीं घटेंगे, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं के गुणनफल के रूप में हमें किसको लिखना होता है? इन सारे संख्याओं को लिखना होता है। जैसे हमने कहा 140 की हमने चर्चा की, 140 को हमने कट करने की कोशिश की, विभाजित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम इसे किस नंबर से काटेंगे? तो आप देखोगे इसका अंतिम अंक कितना है? 0 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाती है। और 2 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो हम इसे 2 से कट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 सत्ते 14 और 0 आपका यहां आ जाएगा। फिर अंतिम अंक क्या आया? 0, मतलब 2 से फिर कट जाएगा। 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 35 दूनी 70 होता है। ठीक है, अब हमारे लास्ट में आ रहा है 5। तो हमने क्या कहा था? 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसमें तो कितना आ रहा है? 5 आ जा रहा है। तो ये कितने से कटेगी? भाई 3 से कटेगी। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 आपकी अभाज्य संख्या है? हाँ है। अब देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? 3 में अगर आप 5 जोड़ोगे, देखो 35 में कितने अंक हैं? एक तो 3 है और एक 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 अगर 3 से कट जाता तो ये संख्या 35 भी 3 से कट जाती। तो 3 से ये 35 नहीं कटेगा। तो अब हम कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। 5 सत्ते 35 और फिर 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने कहा जो 140 है ना, 140 आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया है। इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। अब देखो सवाल में क्या कहा गया था? बोले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों। तो ये 2 आपका देखो अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 5 आपका अभाज्य संख्या है और 7वीं क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आप इस तरीके से इसको करोगे तो आपको सारे के सारे अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी। 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 किसके बराबर हो जाएगा? 140 के बराबर। अगर किसी बच्चे के मन में ऐसा आया सर हम इसको लास्ट में 0 आ रहा है, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 होता है 10 से कट जाएंगे, आराम से 14 हो जाएगा,
और फिर मैं 14 से इसको काट देता, 14 एकम 14। तो ये इसमें क्या गलत है? तो हम कहेंगे क्या 10, देखो 10 क्या अभाज्य संख्या है? आप कहोगे 10, 140 को उन्होंने कहा कि आप ऐसे करके लिख दो 10 गुणा 14, तब भी तो 140 हो जा रहा है। तो हमने कहा क्या 10 ये जो है 10 अभाज्य संख्या है? आप कहोगे 10 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही अगर हम 14 की बात करें तो 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो तरीका था, ये जो हमने सवाल करके आपको दिखाया, ये गलत था। ठीक है, आपको किस तरीके से करना है? इस तरीके से इस संख्या को करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 156 लिख लेते हैं और हमें पता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से कटी जाती है। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नेम 18, 39 हो जाएगा। अब 39 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना हो गया? 9, जबकि हमें 2 से विभाज्यता के नियम में पता है 0, 2, 4, 6, 8 मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये कितने से कट जाएगा? क्या 3 से कट जाएगा? हाँ जी, 3 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? क्योंकि यदि किसी संख्या के अंकों का योग कितना हो, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 3 में 9 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 3 में 9 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 अगर 3 से कट जाएगा तो 39 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और अब यहाँ पे अगर मैं कहूं ये 13 है तो 13 एकम 13। क्लियर है इतना? तो 156 आपका विभाजित हो जाएगा कितने से? 2 से कटेगा, 2 से, 3 से और 13 से, और ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 156 को मैं लिख देता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमने 156 के क्या किए? गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड किए और उनको गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही इन्होंने सवाल में हमसे कहा है कि भाई इनको क्या करो, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिख के दिखा दो। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं 3825। ये छोटे छोटे नंबर्स थे, अब हमारा नंबर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो विभाज्यता के नियम यहां पे हमारी हेल्प करेंगे। क्या ये 2 से कटेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से कटती है, और इसमें कितना है अंतिम अंक? 5 है। ठीक है, अब 3 से कटेगा क्या? 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या कहा था कि भाई आपको क्या करना है? अंकों का योग कर लेना है। 3825 को अंकों का जो योग है वो कर लेना है। 3 में 8 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ो 13, 13 में 5 जोड़ो 18, 18 आपका 3 से कट जाता है, 3 6 18 होता है। इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से कट जाएगी। तो 3 से विभाजित कर दो इसको, 3 एकम 3, 8 को भाग करोगे 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं क्या 3 से कटेगा? देखो 7 और 5 12, 12 2 14 और 1 15, 15 3 के टेबल में आता है, 3 पंजे 15 होता है। इसका मतलब ये फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब देखो क्या ये 3 से कटेगा? 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 4 जोड़ो 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता। आप भाग करोगे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब कितने से करेंगे? अब 5 आ रहा है, अगली अभाज्य संख्या कितनी है? 5। तो 5 से इसको कट करो, तो भी 5 से करेंगे। लो भी 5 से कर देते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो जो संख्या 5 से कट जाएगी, इसीलिए हम इसे 5 से कट कर रहे हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, और फिर क्या हो जाएगा आपका? 17 आ जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो आप कहोगे जो 3825 है, 3825 है, इसको आप क्या करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको और आप कैसे लिख सकते हो? ये देखो 3 1 3, 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, 5 इंटू 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17। तो आपका 3825 कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात अब समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कितना है? 5005। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं भैया।
तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका अंतिम अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। क्या 3 से कटेगा? हमने कहा अंकों का योग कर लो, 5 और 5 10 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से चलते हैं, सीधे 5 से कट करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। अब ये 7 से तो कट गया, ठीक है। 7 से और कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। फिर अब क्या बचता है? 7 के बाद आपको मिलेगा 11, ठीक है। 7 के बाद 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11। 11 से कट करोगे तो 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि भाई आप एक एक स्टेप करके क्या करो, छोड़ के देख लो। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 4। अगर जैसे 143 मैंने लिखा, मैंने कहा इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 4। और आपका ये वाला है, ये कितना है? 4। अगर 4 में से 4 घटाओगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 से कटता हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या भी आपकी 11 से कट जाएगी क्योंकि हमारा जो अंतर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। और फिर क्या करेंगे हम? इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो 5005 आ रहा है, इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहां पे हमारा क्या है? 7429। 7429 के हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, अब समझ आने लग गया होगा कि भाई 2 से तो कटेगा नहीं। क्या 3 से कटेगा? तो हम कहेंगे पहले अंकों का योग करके देख लो। 7 में 4 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ो 13, 13 में 9 जोड़ोगे 22। तो 22 आपका 3 के टेबल्स में नहीं आता, 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी आपकी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। 4, अब उसके बाद क्या आता है? 5, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। 7 से कट के देखो, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 9 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कट रहा। फिर 11 से करके देखो भैया, तो 11 में हमने क्या कहा था कि भाई एक एक स्टेप करके इनको अंकों को जोड़ के देख लो। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 1 आ रहा है 13, 1 आ रहा है 9, अंतर कितना आ जा रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 11 से भी नहीं घटेगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो। 11 छंग 66, 8 बचेगा 82 हो जाएगा, 11 सत्तर 77, 5 बचेगा 59 हो जाएगा, तो 11 पंजे 55 होता है, ठीक है। तो 11 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम? 13 के पास चलते हैं, तो 13 पंजे 65, 9 बचेगा 92 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 19, 13 से भी नहीं हो रहा। अब कितना बच रहा है? 14 आपका भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या होता है। 17 के पास चलते हैं, 17 अभाज्य संख्या होती है। 17 चौका 68, 6 बच जाएगा और 62 हो जाएगा फिर, और 17 तिया 51, 11 17 सत्ते 119। आप 17 से इसको भाग करके देख सकते हो, 17 से ये संख्या आपकी कट रही है। 17 से अगर आप 7429 को कट करोगे तो क्या हो जाएगा? 17 चौका 68, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, 62 हो जाएगा, 17 तिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 तार लोगे, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप कर लोगे तो आपका 437 आ जाएगा। मतलब 17 चौका 68, 6 बचेगा 62, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, 437 आ जाएगा। अब देखो 437, अगर ये संख्या 17 या 17 से किसी छोटे नंबर से कट रही होती तो वो पहले ही कट गई होती, ठीक है। तो इसका मतलब 437 है वो 17 से पहले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसका मतलब अब हम किससे भाग कर सकते हैं? 437 को अगर भाग करने की कोशिश करोगे 17 से, तो 17 दूनी 34, 9 बचेगा 97 हो जाएगा। 17 से 97 को कट करोगे, 17 पंजे 85 होता है, मतलब 17 से भी अब 437 भी नहीं घटेगा। अब 19 से करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 तिया 57। मतलब अब आप क्या करोगे? 19 से इसको भाग करोगे 437 को, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, ठीक है।
तो 19 से हम भाग करेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 तीन 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 आएगा, और 23 से हम डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23। अब अगर मैं बात करूं तो 7429 आपका हमने इसको क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम इसको लिख के दिखा देते हैं कि भाई इसको लिखोगे कैसे आप। ठीक है, हमने कट तो कर लिया, 7429 इसको क्या लिखोगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे, ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से हो जाएगा। और ये एक तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में लिख लेना, क्योंकि ये थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करने हैं। हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 91 लिखूं, 91 का फैक्टर करूं तो 7 से कट करूंगा। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 7 तिया 21 और फिर मैं 13 से कर दूंगा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 होता है, 13 दूनी 26 होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, HCF निकालने के लिए पहले तो आप क्या करो, पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दो। 26 क्या हो जाएगा, 26 आपका 2 गुणा 13 हो जाएगा, और 91 क्या हो जाएगा, 91 आपका हो जाएगा 7 गुणा 13 हो जाएगा। हमने कहा ये जो 13 है, 13 आप चलो HCF निकालते हैं। पहले तो HCF कैसे निकाल लेंगे, 26, 91 का HCF बताना है। HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, इनमें से जो कॉमन होता है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है, उसको लिखते हो और उसकी सबसे छोटी पावर को यहाँ पे लिख देते हो। अगर आप देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो 13 आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो पावर भी सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं LCM की चर्चा करूं कि भैया LCM क्या होगा इसका, तो बोले 26, 91 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब क्या करोगे, आपके जितने भी फैक्टर अभाज्य गुणनखंड इसमें इन्वॉल्व होंगे 26 में और 91 में, पहले आप उन सबको लिख लोगे। जैसे मैंने कहा मुझे 2 नजर आ रहा है, मुझे फिर 13 नजर आ रहा है, और फिर मुझे यहाँ पे 7 नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहे होंगे 2 गुणा 13 गुणा 7। ठीक है, 13 आपका 2 बार आ रहा है, तो 13 आपको मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, सिर्फ ये कि भी कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो 2 इन्वॉल्व है, एक 13 और एक 7। अब इनमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, ठीक है, वो लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 1 थी, 13 यहाँ पे एक बार है तो एक बार लिख दोगे, 7 यहाँ पे है तो 7। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 का दुगना कर देना है, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 182 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या कहा, पहले पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कर दीजिए। हमने HCF और LCM ज्ञात कर दिए। अब क्या कह रहे हैं, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब देखो ये जो बराबर है, बराबर के बाईं तरफ की चीज को मैं LHS लिख लेता हूं और बराबर के दाईं तरफ की चीज को मैं RHS लिख लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं LHS। LHS का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का हम गुणनफल करके दिखा रहे हैं। कौन कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आप कहोगे दो संख्याएं हैं हमारी 26 और 91। तो 26 गुणा कितना हो जाएगा,
91। इसका आपको क्या करना है, इनकी गुणा करा देनी है। यहाँ पे मैं 26 लिख देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 91 और इनकी मैं गुणा करा देता हूं। 6 एकम 6, 6 नेम 54, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 2 6, 5 8 13 के 3, हासिल लगा 1 1 2। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2366 आ जाएगा। 2366। क्लियर है इतना। अब मैं क्या करता हूं, आरएचएस निकाल लेता हूं। आरएचएस आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपने क्या लिखा है, HCF गुणा LCM। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर देता हूं, HCF गुणा LCM कर देता हूं। HCF कितना है, तो आप कहोगे सर HCF आपका आया था 13। LCM कितना है, बोले LCM आपका आया था 182। आप क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो। 13 की 2 से गुणा कराओगे, 13 दूनी 26, 26 के कितने हो जाएंगे 6, हासिल कितने लगेंगे 2। 13 8 104, 104 में हासिल के 2 जोड़ोगे 106, 106 के आपके 6 यहाँ आ जाएंगे, 10 यहाँ आ जाएंगे हासिल में फिर से। 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2366। आप कहोगे सर दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आ रहा है और आपका HCF और LCM भी कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि भी जो LHS है वो किसके बराबर आ जा रहा है, RHS के बराबर आ जा रहा है। और यही हमें प्रूफ करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है, यही हमें दिखाना था। ठीक है, जांच करनी थी इसकी। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। ठीक है, 510 के सबसे पहले तो हमें क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। 510 अंतिम अंक 0 है तो 2 से तो कट ही जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे देखो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 5 10 2 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। 8 और 5 13 होता है, 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा फिर 5 से। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब 17 से कट करेंगे इसको, 17 एकम 17। हमने कहा जी जो 510 है ना, 510 आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ये जो हो जाएगा वो 510 हो जाएगा। अगला देखो 92 के फैक्टर कर लो। 92 के फैक्टर करोगे 2 से, 2 चौक 8, 1 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 23 एकम 23। ठीक है, अगर मैंने कहा 92 के आपने जो फैक्टर किए हैं तो 92 आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 23। ठीक है, 510 और 92 के हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, HCF निकालना है। तो HCF आप निकालोगे, HCF में आपसे कहा जाता है कि आपको क्या करना है, जो भी अभाज्य गुणनखंड आपने किए हैं दोनों संख्याओं के, उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनको लिख लीजिए। जैसे हम कहें यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, मैं इसको एक और तरीके से लिख लूं। मैंने कहा ये 2 की पावर 1 है, फिर यहाँ पे और अच्छे से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 23। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारे उभयनिष्ठ कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 उभयनिष्ठ वाला यहाँ पे लिख दो। 3 है यहाँ तो नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे 2 की पावर। और अब हमें क्या करना है, जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसकी कम वाली पावर, जो छोटी हो पावर, वो यहाँ पे लिख देनी है। मतलब 2 की पावर 1 लिख देना है। आंसर आपका HCF कितना हो जाएगा, 2। LCM में क्या करना है, ठीक है, LCM में क्या करना है, आपको जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड इन्वॉल्व हैं उन सबको लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2 आपको दिख रहा होगा, फिर आपको 3, फिर आपको 5 दिख रहा होगा, फिर 17 हो गया। अच्छा, 2 को तो आप पहले लिख ही चुके हो और फिर 23 लिख रहे हो। ठीक है,
अब क्या करना है, अब इन सब की जो पावर आपकी सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे लिख देनी है। पावर यहाँ पे देखो, ओवेनिस्ट की पावर ओवेनिस्ट में ही चेक करेंगे, तो ओवेनिस्ट इसमें है 2, तो 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। 3 आपका पावर 1 वाला ही है, 5 1 वाला है, 17 1 वाला है और 23 है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 तक तो ये हो गया, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 तीन 12 पंजे 60, और 60 की अगर आप 17 से गुणा कराओगे तो 17 छक्का 102, मतलब 1020 आ जाएगा। और उसकी गुणा हमें करानी है कितने से, 23 से। तो 3 0 का 0 ही 0, 3 दूनी 6, 3 0 का 0 ही 0, 3 एकम 3 गुणा 0, 2 दूनी 4, 2 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 और 2, कितना आंसर आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, 23,460, 23,460, ठीक है। तो उम्मीद है ये HCF और LCM अब आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा। कुछ बच्चों को पहले से ही आता होगा और जिनको नहीं आता था वो लोग अब सीख चुके होंगे, ठीक है। अब अगला हमारा काम क्या था कि भाई हमें दो संख्याओं का गुणनफल, हमें क्या दिखाना है, इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, HCF गुणा LCM के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92। हमने कहा कि भाई पहले तो इसको लिख लो LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, मतलब दो संख्याओं की गुणा करा लो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास, 510 और 92। तो आपको क्या करना है, 510 की 92 से गुणा करानी है। 510 गुणा 92, गुणा कैसे कराते हैं, 2 0 का 0 ही 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यहाँ पे क्रॉस का निशान, 9 0 का 0 ही 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 और 4, कितना हो जाएगा, 46,920। तो आपका दोनों संख्याओं की गुणा करा के इतना आ जा रहा है, ठीक है। ये आपका HCF आ गया, सॉरी HCF कह रहा हूं, LHS आ गया। अब RHS में हमें क्या करना है, HCF गुणा LCM करना है, HCF गुणा LCM करना है। HCF कितना आया था, HCF आप कहोगे सर 2 आया था, LCM कितना आया था, 23,460 आया था, ठीक है। अब आप 2 से इसकी गुणा कराओगे तो 2 0 का 0 ही 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 46,920। अब आप देखोगे कि दो संख्याओं का हमने गुणनफल किया तब भी 46,920 आ रहा था, और आपने HCF और LCM की गुणा करी 46,920 आ रहा है। इसका मतलब हमारा LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि हमने जो LCM HCF निकाला है वो बिल्कुल सटीक निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी अब आप कर लेंगे, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का वही हस्र करना है जो पिछले हम दो सवालों में कर चुके हैं, ठीक है। 336 के आपके क्या कर लेने हैं, पहले तो फैक्टर कर लेने हैं। जैसे मैंने 2 से इसको कट किया, 2 से तो कट हो ही जाएगा क्योंकि अंतिम अंक कितना है, 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करूंगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से ये 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर ये जो 336 आया ना, 336 आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार तो आपका 2 है, 2 3 4, एक बार आपका 3 है, एक बार आपका 7 है,
तो इसको पावर की फॉर्म में लिख लो। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था भाई, 54 है। 54 को आपको फैक्टर करने हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करोगे 3 नेम 27, फिर 3 से करोगे 3 तियां 9, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। तो आप कहोगे सर जो 54 है ना, 54 को आप ऐसे लिख दो, 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 तियां 54। ठीक है। इसको क्या करोगे, 2 की पावर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3। इन तीनों को देखोगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3। आपको क्या करना है जी, HCF निकालना है। पहला काम आपका क्या है, HCF निकालना है किसका, 336 और 54 का। ठीक है। 336 और 54 का HCF निकालना है, कितना आ जाएगा, 336 और 54 में अगर आप देखोगे ये हमने इसके फैक्टर को लिखा है, तो पहले तो हमें देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। कॉमन देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो हम यहां पे 2 लिख देते हैं। दूसरा 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। बोले 7 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो हमने कहा 7 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो वो लिख देने हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हमें लिख देना है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब इनकी पावर जाकर चेक करनी है। 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमने कहा जो पावर कम हो वही यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो जो पावर कम हो वही यहाँ पे लिख लेना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कहा LCM निकालने की चर्चा की हमने, LCM कितना हो जाएगा, 336 और 54 का। ठीक है। LCM निकाल रहे हैं अब हम, तो LCM 336 और 54 का जब हम निकालेंगे तो हमने आपसे कहा था कि आप 336 और 54 में आपने जो अभाज्य गुणनखंड किए, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपके इन्वॉल्व हैं उन सबको लिख लो। मतलब क्या हुआ इसका, आपने देखा यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, आपने देखा यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, आपने देखा यहाँ पे 7 लिखा है 7 लिख दिया, आपने देखा यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 तो पहले से है, 3 आपने पहले से लिख रखा है। ठीक है। इतना काम कर दिया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको इनकी पावर देखनी है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था, इनकी पावर इनमें से ज्यादा किसकी है, तो आप कहोगे यहाँ पे 4। ठीक है। यहाँ पे 3 1 है, 3 की पावर 3 है, तो इनमें भैया पावर किसकी ज्यादा है, 3। और यहाँ पे 7 की पावर 1 है तो उसे 7 लिखे रहने देना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब आप देखोगे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की अगर मैं 7 से गुणा कराऊं 112 हो जाएगा, और 3 तियां 9 तियां 27 हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसकी और इसकी गुणा एक साथ करा के ये लिख दी 112। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 सत्ते 112 आपका यहां लिख दिया, और 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। अब मुझे 112 और 27 की गुणा करानी है, तो करा देते हैं भैया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, देखो भाई 27 दूनी 54, 54 के कितने हो जाएंगे 4, हासिल कितने लगेंगे 5, 27 एकम 27 और 5 32, 32 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल कितने लगेंगे 3, 27 एकम 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 3024। क्लियर है इतना, 3024 आपका आंसर आ जाएगा। अब HCF LCM हमने निकाल दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। क्लियर है इतना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, यही हमने अभी इतनी बार कर चुके हैं। LHS, यहाँ पे हमें जो 2 संख्याएं दे रखी हैं उनकी गुणा करा लेनी है। ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब जिन संख्याओं का हमने HCF और LCM अभी निकाला है उन्हीं संख्याओं की हमें गुणा करा लेनी है। कौन कौन सी संख्याएं हैं जी, 336 है और कितना है 54 है, तो 336 और 54 की आपको गुणा करा लेनी है। तो यहाँ पे 336 लिख लो और यहाँ पे लिख लो 54 और इनकी गुणा करा दो। 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल लगे 2,
4 तियां 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 तियां 12 और 1 13, 1344 हो गया। 5 छक 30 का सिपर हासिल लगे 3, 5 तियां 15 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 तियां 15 और 1 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4, 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 6 8 और 1, 18,144 जो हो जाएगा इन दोनों की गुणा कराने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है RHS, LHS तो हो गया, अब हमें RHS, RHS में क्या करना है, HCF गुणा LCM। ठीक है, HCF आपका कितना था, HCF आपका 6 था, LCM आपका कितना था, 3024 था। ठीक है, अब इसकी गुणा कराओगे तो कैसे करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल कितने लगेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल कितना लगेगा 1, 6 0 का 0 और हासिल का 1 1 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ रहा है 18,144 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल कराया तब भी 18,144 आया, HCF और LCM हमने उनकी गुणा कराई तब भी आपका कितना आ रहा था तब भी आपका 18,144 आ रहा था। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो LHS है वो किसके बराबर है, वो आपका RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक मतलब ये भी हुआ कि हमने जो HCF और LCM निकाला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नया सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब आपको 3 अंक दिए गए हैं और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनके HCF और LCM निकालने हैं। तो 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 15 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, हम कहेंगे जी 12 को आप कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको लिखने का तरीका आप 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 15 क्या हो जाएगा भैया, 15 जो हो जाएगा आपका 3 गुणा 5 हो जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा 3 गुणा 7। चाहो तो इसे पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो हमें क्या करना है, हमें पहले तो ज्ञात करना है, बोले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF निकालो। HCF निकालना है, वो हमने कहा किस किस का, बोले 12 का, 15 का और 21 का। ठीक, HCF जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपका कॉमन हो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने कहा यहाँ पे भी आप 3 लिख दो। फिर इसमें पावर चेक करते हैं, 1 1 1, तो पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। फिर 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, हमें चाहिए था तीनों में, तो जो तीनों में होता वही आपका कॉमन होता है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमने आपको जब पहले दिन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कभी भी HCF होगा ना, या तो आपका जो सबसे छोटा नंबर है वो होगा, अगर ये कब होगा, जब इस 12 से ये 15 कट रहा होता, मतलब यहाँ पे 24 होता और यहाँ पे 48 होता, तो आपका HCF जो आता 12 से 24 भी कट जाता, 12 से 48, तो HCF आपका 12 आता है। या तो आपकी सबसे छोटी संख्या आती है या उसका कोई गुणनखंड होगा, तो 12 का ही गुणनखंड है आपका 3। 12 का एक गुणनखंड 6 भी होता है, 6 से 12 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, बात आई समझ में, 6 से 21 नहीं कटेगा। अब 3 एक गुणनखंड, 12 का एक गुणनखंड 4 भी है, 4 से ये 15 नहीं कटेगा ना 21 कटेगा। अच्छा 3 से देखो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से सारी संख्याएं कट रही है, इसीलिए HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने कहा जी LCM निकाल लो, 12 15 21, LCM का मतलब क्या है, 12 15 और 21 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे या गुणज निकालेंगे तो इन तीनों में जो कॉमन गुणज आएगा वो उसका सबसे छोटा वाला हिस्सा लेना है, लीस्ट नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इनको करते कैसे हैं, तो पहले तो आपको जितने भी फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं इसमें,
मतलब 2, 3, 5 और 7 आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब यहाँ से देखो 2 आपका आ रहा है तो आप कहोगे हाँ 2 आ रहा है। और क्या है अभाज्य गुणनखंड में? 3 भी है। और क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड में? यहाँ पे 3 था, 3 हम लिख चुके हैं। 5 है तो 5 भी लिख दो। फिर बोले यहाँ पे 3 था, हाँ है, 3 पहले लिख चुके हैं। 7 लिख दो अब, तो हमने 7 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर कितनी है? 2। तो भाई आपको भी यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 3 की पावर 1 रहेगी। 5 देखोगे, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 की 4 से गुणा कराएंगे 420 हो जाएगा। या फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की अगर आप 70 से गुणा कराओगे 7 जीरो का 0 आएगा, 7 छंग 42, 420 आ जाएगा। तो आपका जो HCF है वो 3 है और LCM कितना होगा? 420। कहने का मतलब क्या है, आप 12 और 15 और 21 के जब आप सारे के सारे मल्टीपल लिखोगे तो 420 वो सबसे पहला नंबर होगा जो तीनों के पहाड़ों में कॉमन मिलेगा, तीनों के पहाड़े में आएगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट जो है 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो भाई 17 क्या, 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 हो जाएगा। बोले 23, बोले 23 का खुद 23 रहेगा। और फिर बोले 29 और 29 का भी 29 रहेगा। अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत होती नहीं है। तो आपका जो HCF आ जाएगा ना, अगर आपकी तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, इसका मतलब वो किसी से नहीं घटेंगी, केवल और केवल एक ही उनमें कॉमन होता है। तो HCF आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर अभाज्य संख्याओं का HCF आप निकाल रहे हो तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक ही होगा। एक ही वो संख्या है जो 17 को भाग करेगी, 23 को भी और 29 को भी। और LCM जो होता है वो कितना होता है? 17, 23 और 29 का। तो अभाज्य संख्याओं का जो LCM निकालने का तरीका है वो भी बहुत आसान होता है। सीधे सीधे इनकी गुणा कर देनी होती है 17, 23 और 29 की। ठीक है, अब मैं पहले 17 की और 23 की गुणा करा लेता हूं। 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना लगेगा? 5। 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39। 391 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब इस 391 को मुझे क्या करना है? इस 29 से गुणा करा देनी है। 29 से गुणा करा दूंगा तो 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1, हासिल लगे 8। 9 तिया 27 और 8 35, 3519 गुणा 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 5 8 13 के 3, हासिल लगा 1, 3 1 4 7 11, 11,339 आ जाएगा। 11,339। ठीक है, तो 11,339 जो हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा और HCF आपका क्या हो जाएगा? 1 आएगा। आप कोई भी अभाज्य संख्या लोगे उसका HCF आपका 1 होगा और LCM हमेशा वही उन नंबरों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, 8, 9 और 25। अब देखो 8 आपका क्या है? 8 के फैक्टर कर लो भैया। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप कहोगे जी 8 जो है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमने कहा 9, 9 आपका 3 गुणा 3 हो जाएगा। और 25, बोले 25 आपका 5 गुणा 5। अच्छा, अब देखो LCM और HCF हम निकाल रहे हैं। ठीक है, HCF अब कितना हो जाएगा? किस किस का? 8 का, 9 का और 25 का। तो आप देखोगे 8 क्या है? एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 9 क्या है आपकी? एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। और 25 क्या है आपकी? 25 भी आपकी एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 25 को आप 5 की पावर 2 लिख दोगे, 9 को 3 तिया 3 का स्क्वायर लिख दोगे और ये 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 8, 9 और 25 के हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें से आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है? आप कहोगे ना, तो 2 तो केवल इसमें आ रहा है 8 में, इनमें नहीं आ रहा।
3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके पास भी कौन होगा, 1 आएगा। 1 ही इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मतलब 8, 9, 25 में आपके जो अभाज्य गुणनखंड किए गए उनमें आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आया, और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और 1 ही क्यों होगा, क्योंकि 1 इन सभी संख्याओं को कट कर रहा होगा। 1 ही ऐसी संख्या है जो 8 को भी विभाजित करता है, 9 को भी और 25 को भी, और इनके अलावा कोई भी कॉमन ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, 8, 9 और 25 का जब हम LCM निकालने की बात की गई, तो LCM हम कैसे निकालते हैं, आपसे कहा जाता है कि भाई आपको जो भी नंबर आपके यहाँ पे लिखे हो उनको क्या कर दोगे, उनको जो अभाज्य गुणनखंड आपके आए हों, जो इन्वॉल्व रहे हों, उनको लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 2 थी, और 5 की पावर भी 2 थी। इसका मतलब ये 8 गुणा 9 गुणा 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये भाई हमने 8, 9 और 25 की डायरेक्ट गुणा ही तो करा दी। इसका मतलब अगर आपका HCF 1 आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड आप कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड अगर आप किन्हीं नंबर्स के कर रहे हो और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आपका जो LCM होगा वो डायरेक्ट वही नंबर हो जाएगा, उन्हीं नंबर्स की आपको गुणा कर देनी होती है। तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 25 की और 8 की मैं गुणा करा देता हूं तो कितना हो जाएगा, 200, और इस 200 की अगर मैं 9 से गुणा कराऊंगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, और 00 आपका ये है ही, तो LCM आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा 8, 9, 25 का LCM और HCF। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF 9 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर दिए हैं और उनका HCF और LCM। जब भी ऐसा कुछ सवाल आए तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी हैं, हमें उन दोनों संख्याओं को लिख लेना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कितनी है, 306, इसकी गुणा किससे करा देनी है, 657 से। HCF तुम्हें दे रखा है, HCF इन दोनों का कितना दे रखा है, 9, तो 9 यहां पे रख दोगे। LCM आपको निकालना है। ठीक है, ये 9 इधर जाके इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। मतलब 306 गुणा 657 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे आपको कट कर देना है। ठीक है, अब कौन सी संख्या को कट करें, तो देखो 3 और 6 9 आ रहा है, 6, 5, 11, 7, 18। मतलब आप चाहे इसे कट कर दो चाहे इसे कट कर दो, आपकी कोई सी भी संख्या कट हो जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 में 3, मतलब 30 में 27 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 34 की 657 से गुणा करानी है। 657 की आपको कितने से गुणा करा देनी है, 34 से। तो 4 सत्ते 28 के 8 हो जाएंगे, हासिल लगेंगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 के 2, हासिल लगेंगे 2, 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। गुणा 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 दूनी 3 छक 18 और 1 19। ठीक है, आपको कितना आ जाएगा, 8 3 6 7 13 के 3, हासिल लगा 1 2 1 3 9 12 के 2, हासिल लगा 1 1 2। तो 22,338 जो हो जाएगा वो आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, 22,338 ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 के 2, हासिल लगे 2, 4 छंग 24 2 26, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 2 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19, 8 3 2 1 3 9 12 के 2, हासिल लगा 1। ठीक है, तो आपका LCM किस तरीके से निकालना था, आपको LCM इस तरीके से निकालना था। हमारा जो फॉर्मूला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अगला क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है,
इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी संख्या जिसको हम भाग करें अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है, चाहे आपका 10 होगा, चाहे आपका 20 हो, चाहे आपका 30 हो, या फिर 40 हो, या फिर 50 हो, अगर आप उनके फैक्टर में कोई कॉमन चीज ढूंढेंगे ना तो उसमें आपको 2 और 5 दोनों नजर आएंगे, आपको 2 और 5 दोनों नजर आएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 तिया 30, इनके अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 पंजे 10 दूनी 20 दूनी 40। ऐसे ही 50 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4 पंजे 20, सॉरी 2 पंजे 10 पंजे 50। ठीक है, तो एक चीज जो हमें कॉमन नजर आ रही होगी वो क्या है, 2 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ठीक है, तो अगर हम 6 की पावर n की बात करें, जांच कीजिए कैसी प्राकृत संख्या n के लिए। n आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, n की जगह पे आपको इस तरीके से ये चीजें, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 6 की पावर n को 0 पर समाप्त होना चाहिए जब n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, ये इनका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने कहा 6 की पावर n, 6 की पावर n, n की वैल्यू इन्होंने क्या कहा, बोले किसी प्राकृत संख्या के लिए। किसी प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपकी वो कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब n की जगह पे जब आप 1 रखोगे तो इनके कहने का मतलब क्या है, 6 की पावर 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 6 आ जाएगा। n की जगह पे जब आप 2 रखोगे, n बराबर 2 हो जाएगा, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। n बराबर अगर आप 3 रखोगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर यहाँ पे n रहते थे, 6 की पावर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 216। इनके कहने का मतलब क्या है, ये जो अंतिम अंक है तो यहाँ पे कभी n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखें, क्या यहाँ पे वैल्यू 0 आ सकती है, अंतिम अंक 0 आ सकता है, 0 पर ये संख्या समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, 6 की पावर n, n की जगह पे आप कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो अंतिम अंक उसका 0 आए, ये इनका सवाल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है? बोले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्या अंक 0 पर यह समाप्त होगा कभी, तो हमें यह बताना है। अब देखो, अंक 0 पर समाप्त होने की एक कंडीशन होती है। अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अगर कोई संख्या है वो अंक 0 पर मैंने कहा समाप्त होगी, तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 10 से होगी, या फिर मैं कह दूं कि 2 और 5 से भी होगी। ये वाली बात भी तो कह सकता हूं कि अगर वो संख्या 10 से विभाजित होगी तो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिख लो जो जिसका अंतिम अंक 0 हो, चाहे 20 हो चाहे 30 हो, उन सब में आपको 2 गुणा 5 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 10 आपका होगा ही होगा। ये भी 10 से कट जाएगी, तो देखो भैया 2 गुणा 3 गुणा 5, ये भी 10 से कट जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो देखो 2 और 5 यहां भी मिल रहा है और 2 और 5 यहां पे भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक अगर हमें पता है कि भैया 0 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखने वाले हैं, मैं इसको येलो कलर से लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होती है। क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कोई शेषफल नहीं बचेगा,
पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी? 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में कहें यह संख्या 2 व 5 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वह संख्या 2/5 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो 10 है ना, 2 गुणा 5 कहलाता है। 10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। अब देखो, अगर हम सवाल में क्या है, 6 की पावर n, 6 की पावर n के का अभाज्य गुणनखंडन करो। क्या कर रहे हैं हम? अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 3 या 6, और इसकी पावर n है, और यहां पे क्या करोगे? 2 की पावर यहां पे n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब अगर n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कोई भी प्राकृतिक संख्या। अब अगर n की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 की गुणा 2 हो जाएगी, 2 2 बार हो जाएगा। 2 की गुणा 2 की पावर n का मतलब क्या है? 2 की पावर n का मतलब ये है, तो 2 की पावर अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो इसका मतलब 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगी, 4 बार गुणा। तो और ऐसे ही 3 की पावर n की जगह पे 4 रखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 4 बार आ जाएगा। इसका ये सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो संख्या है इसमें 5 कहीं नहीं आएगा, कहीं भी आपको इसमें 5 नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये वाली बात कह सकते हैं, इसलिए 6 की पावर जो n है वो 5 से इसके अभाज्य गुणनफल अगर जो गुणनखंड हम कर रहे हैं उसमें हमको 5 नजर नहीं आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन हमने कितना कर दिया? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो उसमें आपको 5 नजर नहीं आएगा। 6 की पावर n के, इसलिए यहां पे और लिख देना, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, और 5 नहीं है इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब 6 की पावर n अगर आपका 5 से विभाजित नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेयता से क्या हो जाएगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n के
अभाज्य गुणनखंडन में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त अन्य कोई और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अतः किसी प्राकृत संख्या अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख के पूरा बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 7 गुणा 6 गुणा 5, इसको हमें क्या बताना है? भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या, अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? एक तो 1 होता है अभाज्य संख्या में, वो स्वयं भी होता है, और तीसरी बात कोई अन्य अगर आप उसमें दिखा दें तो आप क्या कह दोगे कि वो संख्या आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्याओं के दो अभाज्य गुणनखंडों से जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं में क्या होते हैं? अगर हम कहें अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्याओं में क्या होता? आपके 2 तो वो होंगे ही होंगे, एक अन्य भी कोई ना कोई से काट रहा होगा। ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? आपके पास ये जो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है। यहां से आप क्या करो? 13 को कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व ही तो करना है। 7 गुणे 11 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा 13 और यहां पे हो जाएगा 77 प्लस 1, मतलब 13 और 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। और 78 को और अगर मैं और लिखना चाहूं, वैसे तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन 13 गुणा 6 लिख दूंगा, और चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको बिल्कुल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी लिख सकता हूं। ठीक है। तो आप कहोगे चूंकि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक बार स्वयं के अलावा 2, 3, 13 और 6 से भी विभाजित है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक
ठीक है, हमें क्या करना था, भाज्य संख्या दिखानी थी। और भाज्य संख्या क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य भी उनका कोई फैक्टर होना चाहिए, कोई गुणनखंड होना चाहिए। एक से सारी संख्याएं करती हैं, स्वयं से सारी संख्याएं करती हैं, और भाज्य संख्याएं केवल और केवल एक से और स्वयं से करती हैं। और अभाज्य जो अभाज्य संख्या है वो केवल और केवल एक से और स्वयं से करती है। तो भाज्य संख्याएं हमें दिखानी थी। तो भाज्य संख्याओं का क्या मतलब हो गया, एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी उन्हें मिल जाए जो उन्हें काट सके, तो मतलब वो भाज्य संख्याएं हैं, हमें ये दिखाना था। अब भाई इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ये 13 से भी कट रही होगी संख्या, ये भी 13 से कट रही होगी, 2 से भी कट रही होगी और 3 से भी कट रही होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहां से करें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस कितना है 5 है। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो आप यहां पे कहोगे 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 2 3 6 चौक 24 छंग 144 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगेंगे 2, 7 चौक 28 2 30 का सिपर हासिल लगेंगे 3, 7 एकम 7 3 10। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1009 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 5 से भी कट रही होगी और 1009 से भी विभाजित हो रही होगी। अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को 5 गुणा 1009 के रूप में भी लिखा जा सकता है, अर्थात यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 5/1009 से भी विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इतना सा आपको ये काम कर देना है। आपको बस भाज्य संख्या दिखाने के लिए कोई तीसरा नंबर एक और स्वयं के अलावा दिखा देना है, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन होता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां पे सोनिया है। सोनिया ने यहां से चलना प्रारंभ किया। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। यहीं पे रवि है और रवि को हमने कहा कि भी दौड़ लगा के आओ, तो वो एक चक्कर जो लगा रहा है वो 12 मिनट उसे लग रहे हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से यहीं से शुरू कर रहे हैं, एक ही समय पर किसी भी एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे वो दोनों शुरू करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में मतलब अगर वो इधर चल रहे हैं तो सोनिया इधर चल रही है तो रवि भी इधर ही चल रहा है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब देखो, अगर मैंने कहा ये पुनः प्रारंभिक स्थान पे यहीं पे मिलने की बात की जा रही है, कब मिलेंगे, तो एक बात बताओ, ये सोनिया जो चक्कर लगाएगी 18 मिनट, फिर अगली बात 18 मिनट, फिर 18 मिनट, तो ऐसा नहीं लग रहा या तो 18 मिनट में मिलेंगे या 36 मिनट में या 54 मिनट में। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम इनके गुणज कर रहे हैं, 18 का गुणज निकाल रहे हैं। तो जब भी गुणज की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमें इस सवाल में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम
3 हो जाएगा। और मैंने कहा 18, तो 2 नेम 18 होता है, 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो हमने कहा जो 12 हुआ, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 हो जाएगा। जो 18 हुआ, 18 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18, मतलब 2 की पावर 3 2 गुणा 3 की पावर 2। 12 और 18 हो गया। एलसीएम निकालने की जब भी बात की जाती है, आप सबको पता है, आपको क्या करना होता है, आपको जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड इन्वॉल्व हैं वो लिख लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लिख देते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, आंसर क्या आ जाएगा 36। तो इसका क्या मतलब हुआ, सोनिया 36 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, आंसर एलसीएम तो 36 आया, और कितने मिनट के बाद मिलेंगे, हम कहेंगे 36 मिनट। तो सोनिया 36 मिनट में कितने चक्कर लगा जाएगी, 2 चक्कर, और रवि इतने में कितना लगा देगा, 3 चक्कर। तो मतलब रवि 3 चक्करों के बाद मिलेगा और सोनिया 2 चक्करों के बाद, और मिनट कितने हो जाएंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम कहेंगे रवि व सोनिया 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर ठीक है। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको इतना ध्यान रखना है कि भी 12 और 36 जब भी हमें फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी हम HCF निकालते हैं, और जब भी हमें मल्टीपल या गुणज निकालने की जरूरत पड़ती है हम क्या निकालते हैं, LCM, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये जो प्रयास है वो बेहतर लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।